हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ फोर्स फॉर क्लास 8th। तो इतना तो अभी तक आप लोग जानते ही होंगे, अ पुश और पुल इज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसके लिए आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी पुल या पुश को फोर्स कहा जाता है। किसी धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। तो आप बल लगाते हैं, यानी कि किसी भी चीज को पुश या पुल करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को पुश या पुल करते हैं तो वो उसमें एक मूवमेंट आ जाता है या मोशन में आ जाती है वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेज से। लेकिन सिर्फ उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेज से मोशन की स्टेज में लाने को ही फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है हमें। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और आपको उसको रेस्ट स्टेज में लाना है तो भी आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेज में भी ला सकता है और रेस्ट स्टेज से मूविंग स्टेज में भी ले जा सकता है। तो किसी भी चीज को के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए 3 बातें हमें चाहिए। कौन कौन सी है वो 3 बातें? पहली, इंटरैक्शन। दूसरा, मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड, डायरेक्शन। इंटरैक्शन यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरैक्शन में आएंगे, एक कांटेक्ट में आएंगे या फिर आसपास होंगे, तभी उस पर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको किसी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह हटाना है तो आप क्या करेंगे? बॉक्स को पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो यानी कि आप और बॉक्स इंटरैक्शन करेंगे ना, तो ये पहली चीज है इंटरैक्शन। दूसरा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी आपको उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना है ये भी जो है वो होना चाहिए। मतलब फोर्स को बताने के लिए इंटरैक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही लगते हैं। तीसरी बात है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से फोर्स का इफेक्ट होता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं जिस हिसाब से इफेक्ट और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो पहला कंडीशन जो है वो है पुश और पुल द ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन ओनली। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे आप, दोनों बातें एक साथ नहीं करनी है यहाँ। अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो वो जो है पुशिंग की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट उसमें शुरू हो जाता है, और अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो फिर पुल, जिस डायरेक्शन से आप पुल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होता है। तो ये इफेक्ट पुश और पुल इन वन डायरेक्शन ओनली रहता है। जैसे कि ट्रॉली जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मॉल में आपको जो ट्रॉली मिलती है तो वो आप या तो पुश करके चलाते हैं उसको या फिर पुल करके चलाते हैं। तो जो अगर आप पुश करेंगे तो वो आपके पुशिंग की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, और अगर आप पुल करते हैं तो वो आपके साथ साथ जिस डायरेक्शन से आप पुल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलती है आपके साथ। तो ये वही कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन होती है पुश एंड पुल इन सेम डायरेक्शन। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे किसी कार का। जैसे कि किसी की कार रुक गई है तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये कोई कार है, ठीक है, अब ये कार रुकी हुई है तो अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है या गड्ढे में फंस गई है कहीं, तो क्या करते हैं
कि कुछ लोग पीछे से पुश करते हैं कार को और कुछ लोग आगे से या तो हुक लगा के या फिर किसी दूसरी गाड़ी में जोड़ के उसको आगे से पुलिंग होती है उसमें। तो ये डायरेक्शन, तो कार जो है इस डायरेक्शन में पुल हो रहा है, यहाँ से पुलिंग हो रही है हुक लगा के और यहाँ से कुछ लोग पुश कर रहे हैं, तो पुश का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये डायरेक्शन सेम है ना दोनों का, तो पुश एंड पुल इन द सेम डायरेक्शन। तो पुश और पुल अगर सेम डायरेक्शन में है तो जिस डायरेक्शन में पुलिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में पुशिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ना शुरू करता है। तो ये इफेक्ट रहता है पुश और पुल का। अब तीसरी कंडीशन ये बनती है पुश in the opposite direction। किसी दो तरफ से आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन इन वन एनदर। यानी जो पुश है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यही एक ऑब्जेक्ट है आपका, आप इधर से इसको पुश कर रहे हैं और इधर से भी पुश कर रहे हैं। तो मान लीजिए इधर से आप पुश कर रहे हैं तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है ना दोनों तरफ से, तो मान लीजिए इधर से भी 50 न्यूटन का हो रहा है और इधर से भी 50 न्यूटन का। तो दो कंडीशन बनती हैं इसमें, क्या? जब मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा? अगर इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और उधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुश अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या हिंदी में बोलते हैं साम्य स्थापित हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और अगर इस ऑब्जेक्ट पर इधर से 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई पुश हो रहा है और इधर से 40 न्यूटन का पुश अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन है सेकंड, मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स या पुश की बात हो रही है, पुश अप्लाई हो रहा है अलग अलग मैग्नीट्यूड का, यानी एक तरफ से 40 एक तरफ से 50, तो क्या होगा? जिधर से आपका वीक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वीक पुश है, उस साइड जो है वो ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। तो इसकी डायरेक्शन मूवमेंट की किधर रहेगी? वीकर साइड, वीकर फोर्स जिधर से अप्लाई हो रहा है, तो ये इफेक्ट रहेगा इसका। अब एक कंडीशन बनती है फोर्थ, पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन इन वन अनदर। पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि वो रस्सा कैसी हिंदी में बोलते हैं इसको, तो एक टीम इस साइड से पुल कर रही है, एक टीम इस साइड से पुल कर रही है, लेकिन डायरेक्शन कैसा? अपोजिट, क्योंकि ये इधर पुल करेगी और ये इधर पुल करेगी। तो उसमें भी वही कंडीशन है, जब तक कि सेम फोर्स से दोनों टीम पुल करती रहेंगी उस रोप को, तो वो ना रोप इधर जाएगी ना इस टीम के तरफ जाएगी। और जैसे ही अगर किसी टीम का फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, वैसे ही वो विनिंग टीम हो जाएगी। यानी कि तो इस कंडीशन में किधर जा रही है, किधर इफेक्ट हो रहा है फोर्स का? जिधर से ज्यादा आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में जाएगा। और इस कंडीशन में क्या था? जिधर से कम फोर्स अप्लाई हो रहा था उस डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये इफेक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज करने पर हमें मिलते हैं। ये चार इफेक्ट जो हैं वो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द
फोर्स की, कि फोर्स के हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट रहते हैं। इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इफेक्ट क्या रहता है फोर्स का? पहला तो यही है, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के में 2 स्टेट्स होती है, मैंने आपको बताया ना, रेस्ट स्टेज और मूवमेंट वाली स्टेज। तो 2 स्टेज होती है ना, तो मोशन की दोनों स्टेज को ये चेंज कर सकता है, यानी कि किसी रेस्ट स्टेज में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूवमेंट करा सकता है, और अगर कोई मूवमेंट में है ऑब्जेक्ट तो उसको रेस्ट स्टेज में ला सकता है। फोर्सेस के लिए क्या एग्जांपल लेंगे हम? आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट में आप क्या देखते हैं कि आप जो है बॉल को थ्रो करते हैं, तो वो रेस्ट स्टेज में थी थ्रो करने से पहले। जैसे ही आपने बॉल को थ्रो किया तो वो मूवमेंट में आ गई, और मूवमेंट में आई, आपने फिर वो पहुंची बैट्समैन के पास, बैट्समैन ने थ्रो किया और वो पहुंच गई, और मान लीजिए कैच हो गया। तो जो कैच हुआ, कैच करने वाले प्लेयर ने जो कैच किया उसको, तो वो जो कैच करने के लिए उस पर जो बॉल का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन था उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या किया? पुश किया, तभी वहां पर वो जो है बॉल आपकी रेस्ट स्टेज में आई। तो यानी कि रेस्ट स्टेज में लाने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और किसी रेस्ट स्टेज से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में ले जाना चाहते हैं तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चेंज कर देता है मोशन की स्टेट को फोर्स। दूसरा है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। कैसे? आपने देखा होगा, डो बनाते हैं जब किचन में आपकी मदर, तो आप क्या देखते हैं कि वो बार बार उसको पुश करती हैं। तो पुश करने से क्या होता है? डो का शेप और साइज चेंज होता है ना। या फिर जब उसको बॉल बनाकर उसको रोलिंग करती हैं, उसकी बेलते हैं, यानी कि जब चपाती बनाती हैं रोलिंग करके, तो आप देखते हैं ना, तो वो उस पर भी फोर्स अप्लाई करते हैं ना इस तरह से, तो वो शेप जो है चेंज होता है। या फिर डो को, आटे को नीड करते हैं, गूंथते हैं, तो उस पर बार बार जो पुश करते हैं तो उससे डो का जो शेप और साइज चेंज होता है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया ना कि शेप और साइज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं हम। तीसरा काम ये करता है फोर्स, जो कैन चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन और स्पीड, वही क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लेंगे हम। डायरेक्शन कैसे? बॉलर ने बॉल को डाला तो वो किधर जा रही है? बैट्समैन की तरफ की डायरेक्शन में जा रही है बॉल, जब उसने फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही बैट्समैन ने अपना बैट चलाया तो उसने भी फोर्स अप्लाई किया बॉल पर, और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। जिस डायरेक्शन में उसने हिट किया बॉल को, वो उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। या फुटबॉल से भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और स्पीड भी चेंज हो जाती है। बॉलर ने जिस स्पीड से बॉल डाली, अगर बैट्समैन ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, या कम फोर्स लगा पाया तो स्पीड कम रहेगी। तो ये जो है, या फुटबॉल मैच से भी इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। फुटबॉल में भी अलग अलग प्लेयर जो है अलग अलग एनर्जी के साथ किक करते हैं बॉल को, तो वो बॉल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है और बॉल की स्पीड भी चेंज होती है। फोर्स अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है उस पर। तो ये हो गया। अब फोर्थ जो है फैक्ट ये रहता है फोर्स का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करना है, अगर आपको एट ए हायर लेवल, तो उसके लिए भी आपको फोर्स चाहिए होता है। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग और रेजिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर लेवल। जैसे कि
आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आप कैरी करते हैं, आप अपना स्कूल बैग कैरी कर रहे हैं या मार्केट से कुछ सामान ला रहे हैं उसको कैरी कर रहे हैं, दूध की बाल्टी उठा रहे हैं या पानी से भरी हुई बाल्टी उठा रहे हैं, तो उसको एक हायर लेवल पर, आप ग्राउंड से एक हायर लेवल पर लिफ्ट कर रहे हैं ना उसको, या रेज कर रहे हैं हायर लेवल पर, तो उसमें भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को हायर लेवल पर लिफ्ट या रेज करने के काम भी आता है। या आप डेली लाइफ में भी अपनी कोई भी सामान उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं तो उसमें आपको फोर्स अप्लाई करना है। आप अपनी बुक्स उठा रहे हैं या कोई भी सामान घर का उठा रहे हैं तो उसमें आपको महसूस होता है कि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको कुछ वेट पता चलता है ना, तो यानी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डेली यूज में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमें सब में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। किकिंग, हिटिंग और आपका ये नीटिंग या फिर ये जो बुलक कार्ट्स वगैरह होती हैं, तो इसमें बुलक्स जो है वो कार्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो आगे बढ़ती है। या हॉर्स कार्ट टांगा होता है जो, वो भी कैसे हॉर्स उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो डेली नीड में हमारे लिए फोर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स जो है बेसिकली 5 टाइप का होता है। 5 टाइप्स होते हैं क्योंकि डिवाइड किए जाती है 2 टाइप्स में, डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके 2 तरह के फोर्स आते हैं। एक तो आपका आता है इसमें मस्कुलर फोर्स और दूसरा आता है इसमें आपका मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड इज, अच्छा इसमें आते हैं आपके ग्रेविटेशनल सेकेंड फ्रिक्शनल, हाँ फ्रिक्शनल आता है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें मैग्नेटिक एंड तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो मस्कुलर फोर्स वो होता है जो हम लोग अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो होता है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमारी मसल से ही वो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि किकिंग, हिटिंग या फिर आप कोई भी अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहे हैं, खेलना कूदना भागना दौड़ना, तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है। या फिर वही जो बुलक कार्ट वगैरह जो एनिमल्स जो हैं, अगर किसी बोझ को ढो रहे हैं या फिर कार्ट को खींच रहे हैं तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है वहां पर। तो ये सारे एग्जांपल्स रहते हैं मस्कुलर फोर्स के। आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें सब में मस्कुलर फोर्स आपका अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, पहले फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को के साथ कांटेक्ट में आते हैं रबिंग करते हुए, तो उनके बीच में उनकी मोशन को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स जो है काम करता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का पूरा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो कि आगे मैं डिटेल में बताऊंगी फ्रिक्शन वाले वीडियो में। अभी यहाँ पर आप सिर्फ ये समझिए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 ऑब्जेक्ट रब करते हैं तो उनके बीच में उनके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए है क्योंकि जब चीजें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी अप्लाई होते हैं एक दूसरे पर। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स में रोल, कोई बॉल है, वो आपने उसको पुश किया हल्का सा तो वो रोल करती हुई जाएगी ग्राउंड पर, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो रुक जाएगी। उसमें रोलिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है,
अगर आपने हल्का सा पुश किया उसको तो थोड़ी देर बाद वो रुक गई, तो वो क्यों रुकी? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुक गई, क्योंकि उसकी मोशन के बीच में और वो ग्राउंड और उसकी बॉल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। या फिर आप साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो क्या अगर आप पैडलिंग करना बंद कर दें, साइकिल में थोड़ा देर चला के पैडलिंग करना बंद कर दें, तो क्या होगा? आप पैडलिंग करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे साइकिल जो आपकी धीमी होती जाएगी और उसके बाद फिर रुक जाएगी। तो वो साइकिल क्यों रुकी? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये दोनों आपको समझ में आए ना, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो रहते हैं जहां पर दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करती है, जिस वजह से हम लोग अर्थ पर एक फिक्स पोजीशन पर या मतलब रह सकते हैं आराम से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? सारी चीजें हवा में उड़ती रहेंगी। तो इस वजह से ही सारी चीजें ग्राउंड पर जो है सही से रखी रहती हैं। तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रही है, पुलिंग फोर्स। तो अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्ट में नहीं है या जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ कॉन्टेक्ट में नहीं है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम अर्थ के कॉन्टेक्ट में उसी पर हो रहा है, जैसे कि कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही आती है ना, तो वो उसकी वजह यही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर आप बॉल को ऊपर उछालेंगे तो वो वापस नीचे ही आएगी। या आप जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे किसी चीज से तो ये नीचे जाएगा। तो इसी वजह से हमें कुछ चीज अगर ऊपर लिफ्ट करके रखनी होती है तो उसको कुछ फिक्स करना पड़ता है, उसको बेस में कुछ थोड़ा सा सपोर्ट लगाना पड़ता है। तो उसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के कॉन्टेक्ट में जो चीजें नहीं है उन पर भी लग रहा है, इसीलिए नॉन कॉन्टेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेट द्वारा अप्लाई किया जाता है। मैग्नेट तो सब जानते हैं ना, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होती है? वो तीन तरह की जो मेटल्स होती है उन्हीं पर उसका फोर्स अप्लाई होता है। कौन कौन सी होती है वो? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये जो तीन मेटल्स हैं जो अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगी तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। मैग्नेट जो है वो भी एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है और हर चीज को, तीनों तरह की मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को चुंबकीय बल कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल, इसके बारे में आपको जो है वो हायर क्लासेस में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ एक एग्जांपल से आप इसको समझिए कि अगर आप अपने ड्राई हेयर में किसी कॉम्ब को कॉम्बिंग करते हैं तो वो कॉम्ब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है, और अगर आप उसको किसी पेपर बेट्स के पास ले जाएंगे, पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाएंगे तो वो पीसेस आप देखेंगे कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं थोड़ी दूर से ही। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है एक स्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाता है उस कॉम्ब में। या फिर आपने कभी देखा होगा, आप लोग बर्थडे में बैलून्स लगाते हैं अपने, तो वो बैलून्स जो है अगर आप अपने ड्राई हेयर में उनको रब करेंगे बैलून को और फिर अगर आप बॉल के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो बॉल जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो वहां पर भी आपका ये क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये पांचों फोर्स आपको समझ में आए हुए। फ्रिक्शनल को कहते हैं घर्षण बल हिंदी में, और मस्कुलर फोर्स को कहते हैं पेशीय बल। तो ये सब आपके हिंदी नाम भी मैंने बताया, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन्हें समझने में। अब बात करेंगे हम एसआई यूनिट की, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं? दो चीजें चाहिए होती है। मैंने मेजरमेंट में आपको बताया था, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो वही जो है न्यूमरल्स होते हैं, कोई भी नंबर होगी वो मैग्नीट्यूड रहेगा उसका। और इसके लिए यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। न्यूटन जो है, हाँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन ने बताया था। तो उन्हीं के ऑनर में जो फोर्स का जो है वो इसको फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोला जाता है। तो एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होती है। एक तो 1 न्यूटन क्या होता है? न्यूटन की क्या डेफिनेशन रहती है कि 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सीलरेट करने के लिए जितना भी फोर्स हमें चाहिए होगा वो कहलाता है 1 न्यूटन।
क्या होता है 1 न्यूटन? कि आपका ऑब्जेक्ट का वेट कितना होना चाहिए 1 kg, और उसको एसेलेरेट करने कितनी स्पीड से एसेलेरेट करना है हमें 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें एसेलेरेट करना है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसमें जितना भी फोर्स हमें अप्लाई करना है उस फोर्स के मेजरमेंट रहेगा 1 न्यूटन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो आज फोर्स के बारे में इतनी बातें मैंने आपको बताई, जो वो आपके सिलेबस में इतना ही है अभी। इसके बारे में आगे आप 9th-10th की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं, मुझे कमेंट में करके लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाइएगा। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।